ये महाभियोग की प्रक्रिया जस्टिस वर्मा के लिए जो है वो लाई जा रही है। इसकी शुरुआत कैसे होगी, क्या ये प्रक्रिया है, थोड़ा सा अगर आप बता सकते। ये पूरी विधि संगत प्रक्रिया है और ये अनुशासित प्रक्रिया है। भारत के इतिहास में आज दिनांक तक कभी भी कोई भी न्यायमूर्ति को महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के प्रोसेस से कभी हटाया ही नहीं जा सका। ये बिल्कुल भी महाअभियोग लाना और महाअभियोग से किसी को हटाना ये बिल्कुल भी सरल कार्य नहीं है। अमूमन क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कुछ सरकारी बेनिफिट्स भी होते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया अगर पूरी होती है तो उन पर क्या उसका असर पड़ता है? इस्तीफा देते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इम्पीचमेंट के प्रोसेस से अगर जाएंगे तो बेहद फर्क पड़ेगा। अगर महाभियोग का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद उनके पास कोई विकल्प होगा? वो री अपील कर सकते हैं, पुनः अपील कर सकते हैं, जिसकी वो एक न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के लिए जरूर उसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसे में कोई बहुत ज्यादा मजबूत विकल्प इस समय जस्टिस वर्मा के पास में उपलब्ध नहीं है। कमेटी की कोशिश आखिर क्या होती है, क्या इसकी भूमिका रहती है इस पूरी प्रक्रिया में? देखिए, कमेटी जिस तरीके की जांच सीक्रेट तरीके से इन सब चीजों की कार्य करती है और संबंधित कमेटियां उसके अपने अध्यक्षों को उसमें जानकारियां प्रेषित करती है। मॉनसून सत्र चल रहा है और इस वक्त का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसमें से एक है महाभियोग का, जिसे लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इसे लाने की जो तैयारी है वो चल रही है। आखिर महाभियोग क्या है और साथ ही साथ ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है और क्या इससे बचने का भी कोई उपाय अगर इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है तो जस्टिस यशवंत वर्मा के सामने क्या कोई विकल्प भी होगा, इस पर बात करेंगे। और आखिर कैसे जो है वो जस्टिस वर्मा के खिलाफ इस महाभियोग को लाया जाएगा, इसे लेकर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट तनुज दीक्षित जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तनुज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और सर, सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो यही होगा कि महाअभियोग की जिस प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, ये महाअभियोग की प्रक्रिया जस्टिस वर्मा के लिए जो है वो लाई जा रही है, इसकी शुरुआत कैसे होगी, क्या ये प्रक्रिया है, थोड़ा सा अगर आप बता सकें। देखिए, भारतीय संविधान के अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 और न्यायिक जजों की जो जांच का अधिनियम है 1968, इन दोनों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है उसको यूज किया जाता है और जिसे हम महाअभियोग के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है, ये पूरी विधि संगत प्रक्रिया है और ये अनुशासित प्रक्रिया है। अगर जब संसद के किसी सदन में कोई भी न्यायमूर्ति के विरुद्ध अगर इम्पीचमेंट यानी कि महाअभियोग का प्रस्ताव अगर पेश किया जाता है तो उसे आवश्यक समर्थन प्राप्त होता है, तो ही ऐसे आरोपों में जो जांच समिति का गठन होता है और वो आरोपों की जांच करती है और सही पाती है, तो फिर दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, में विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित कराना होता है और फिर उस पर राष्ट्रपति और जो है अपने हस्ताक्षर करके और उस न्यायाधीश को, संबंधित न्यायाधीश को हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत के इतिहास में आज दिनांक तक कभी भी कोई भी न्यायमूर्ति को महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के प्रोसेस से कभी हटाया ही नहीं जा सका है। तो ये पहली बार इस तरीके की प्रक्रिया की, मतलब प्रक्रियाएं पहले 2 बार और भी कोशिश हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से महाभियोग से, इम्पीचमेंट से कोई भी न्यायमूर्ति अपने पद से नहीं हटे हैं। जी, इसके पीछे क्या वजह है वो भी मैं आपसे यहाँ पर समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन सर, जैसा आपने कहा कि इस प्रक्रिया की शुरुआत, महाभियोग की जो शुरुआत है वो होगी, इसमें सबसे पहले कमेटी का गठन जो है वो किया जाएगा। कमेटी की कोशिश आखिर क्या होती है, क्या इसकी भूमिका रहती है इस पूरी प्रक्रिया में? देखिए, कमेटी जिस तरीके की जांच पड़ताल करती है, जो भी जैसे अभी संबंधित न्यायमूर्ति का जो मामला देखा गया, उसमें कुछ कैश संबंधित मामले को उजागर किया गया और सभी को पता है घर में आग लगी थी, कुछ फंड के बारे में चर्चाएं हुई, कुछ फुटेजेस वायरल हुई और उसके चलते जो है इस तरह की चीजों की कार्रवाई आगे बढ़ी है। लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण पहलू है। पहला कि ये जो जांच कमेटी है, इन्होंने किस आधार पे जांच करी है, क्योंकि देखिए ये सब एक बड़े उच्च लेवल का एक जो है कार्य है। बड़ी जांच कमेटी बड़े सीक्रेट तरीके से इन सब चीजों की कार्य करती है और संबंधित कमेटियां उसके अपने अध्यक्षों को उसमें जानकारियां प्रेषित करती है। ये बिल्कुल भी महाअभियोग लाना और महाअभियोग से किसी को हटाना ये बिल्कुल भी सरल कार्य नहीं है। निश्चित रूप से जहां तक इस मामले की बात है, आगे भी इसमें अगर इस तरीके का मामला उजागर हुआ है
तो फाइनेंशियल संबंधित जो धाराएं हैं जिसमें भी शायद आगे कार्रवाई अगर महाभियोग होता है तो उसके बाद जारी होने की संभावना भी बनती है। जी जी सर, अगर कमेटी की तरफ से जब जांच इस पूरे प्रकरण में की जाती है और अगर कमेटी को ये लगता है, जो भी रिपोर्ट सामने आती है और उसमें वो दोषी कमेटी को जो है वो लगते हैं, तो इस पूरी रिपोर्ट को संसद के जो दोनों सदन हैं उनके समक्ष पेश किया जाता है और उसके बाद इस पर जो है वो मतदान होगा। सबसे पहले जो कमेटी फॉर्म हुई है, पहले तो सबसे पहले रिपोर्ट कमेटी को दी जाती है और कमेटी उस रिपोर्ट को सत्य मानती है और लगता है कि ये जो रिपोर्ट है इसके आधार पर वो आगे सदन में प्रस्ताव को रखती है। सबसे पहले प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाता है, वहां से पूर्ण बहुमत मिलने के बाद उसे राज्यसभा में रखा जाता है और जब दोनों सदन से प्रस्ताव पारित हो जाए तब उसके बाद जाकर के वे राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर होकर के और इस प्रोसेस को फाइनल किया जाता है। जी सर, क्योंकि मामला जो है वो बेहद गंभीर है, जैसा आपने इसका जो है वो जिक्र भी किया, जिस तरीके से आपने कहा कि इससे पहले आज तक महाभियोग के जरिए किसी भी जो न्यायाधीश को उनके पद से नहीं हटाया गया है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया पूर्व में भी जो है वो चलती रही है और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि महाभियोग की प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही कुछ जजेस की तरफ से अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये एक क्या इसको हम किस तरीके से समझे कि आखिर क्यों अपने पद से जो है वो जजेस की तरफ से इस्तीफा जो है उस वक्त में दिया गया? महाभियोग की पूरी प्रक्रिया अगर संपन्न होती तो उससे क्या प्रभाव पड़ता? देखिए, कहना थोड़ा मुश्किल है कि क्यों दिया गया, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, निजी मामला हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से महाअभियोग से अगर किसी को हटाया जाएगा तो एक वो कहीं न कहीं जो इमेज है, जो एक उसमें काफ़ी बड़ा एक प्रहार हो सकता है, एक दाग हो सकता है। ऐसे में कई मायनों में इस्तीफ़ा अगर दिया गया है, तो वो शायद स्वतः ही वो उस चीज़ से हट करके और उस चीज़ को उतना बड़े रूप में नहीं ले जाना चाहते होंगे, तो डिपेंड करता है कि इसकी क्या सोच रही होगी, क्या व्यक्तिगत निजी मामले हैं, क्या फैसले लिए उन्होंने अपनी इससे संबंधित। लेकिन महाभियोग लाना और महाभियोग पारित कराना निश्चित रूप से देश के कानून में आर्टिकल में मौजूद है, देश के कानून में न्याय विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने आपको बताया आर्टिकल 124 के अंडर और सब क्लॉज 4 के अंदर जो कि न्यायिक जजों और जांच अधिनियम है 1967 उसके अंडर ये ऐसा प्रोसेस किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हम ये भी एक पहलू पे चर्चा करते हैं कि जो जस्टिस ये वर्मा है, न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, इनके पास क्या ऑप्शन है, क्या वो उसको री अपील के माध्यम से कर सकेंगे या नहीं? तो देखिए निश्चित रूप से री अपील की बात भी है, लेकिन वो इस उस री अपील करने से वो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, लेकिन उससे वे इम्पीचमेंट का प्रोसेस यानी महाभियोग का प्रोसेस को नहीं रोक सकते हैं। जी, जी यानी अगर महाभियोग का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद उनके पास कोई विकल्प होगा? वो री अपील कर सकते हैं, पुनः अपील कर सकते हैं, जिसकी वो एक न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के लिए जरूर उसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। साथ ही साथ न्यायमूर्ति सीधे रूप से री अपील नहीं कर सकते। वे एक प्रक्रिया की क्योंकि वैधता को चुनौती देना जैसा होता है री अपील करना, और क्योंकि अनुच्छेद 32 आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट याचिका वो दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य महाभियोग की प्रक्रिया को रोकना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे न्याय संगत बनाना हो सकता है। ऐसे में कोई बहुत ज्यादा मजबूत विकल्प इस समय जस्टिस वर्मा के पास में उपलब्ध नहीं है और जो महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो अपनी जगह यथावत जो है सुशासित रूप से विधि न्यायिक रूप से चलता रहेगा। जी इसमें दो परिस्थितियां भी बनती हैं जिसका हमने अभी जिस पर चर्चा भी की कि अगर अपने पद से कोई न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया के पूरा होने से पहले इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद और अगर प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उसके बाद न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है, तो इन दोनों परिस्थितियों में क्या जो है वो अंतर आता है? देखिए, दोनों में जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है कि अंतर कोई विशेष नहीं है। दोनों में एक हम अगर बात करें, देखिए मैंने आपको बताया आज तक भारत के इतिहास में कभी इम्पीचमेंट के प्रोसेस से, महाभियोग के प्रोसेस से कोई हटा नहीं है। बेसिकली दोनों का जो मकसद है वो उस संबंधित न्यायमूर्ति को, संबंधित जज को उस दायित्व से हटाने का ही है, जिसके लिए जो प्रोसेस बनी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको फॉलो कराया जा रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर जज खुद से ही त्याग पत्र देते हैं
तो ये उनकी एक निजी और स्वेच्छा हो सकती है, और ऐसे में कोई भी उसके लिए बाध्य नहीं है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। जी। और अगर महाभियोग की प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही इस्तीफा जज की तरफ से दिया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है ये स्वतः रुक जाती है, ये माना जाए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो इस्तीफा देते हैं तो क्या वो इस्तीफा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किया जाता है, क्या उसे मान्य किया जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। और मैंने जैसा कि आपको कहा, ये सभी विषय जो है निश्चित रूप से स्वतः संज्ञान और स्वविवेक से लेने वाले हैं। ऐसे में निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रपति और इनका फैसला जो भी होता है वही मान्य होगा। जी। जी। अमूमन क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कुछ सरकारी बेनिफिट्स भी होते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया अगर पूरी होती है तो उन पर क्या उसका असर पड़ता है, और स्वतः अगर कोई जो न्यायाधीश हैं वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो क्या वो प्रभावित होते हैं इस तरीके के जो बेनिफिट्स? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, जो अगर स्वतः इस्तीफा देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इम्पीचमेंट के प्रोसेस से अगर जाएँगे तो बेहद फ़र्क पड़ेगा। साथ ही साथ सिर्फ़ सुविधाओं की बात नहीं है, जो आरोप है वो बहुत संगीन, संवेदनशील और गंभीर है, और ऐसे गंभीर संवेदनशील आरोपों के साथ में जो जाँच की प्रक्रिया है, आगे वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। जी, सुमित जी। सर ये भी मैं थोड़ा समझना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि सीधे तौर पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसे वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन रीअपील जो है वो की जा सकती है। तो क्या इसे किसी और अन्य तरीके से भी चैलेंज करने का कोई प्रावधान इस पूरी प्रक्रिया को है, या वो इस प्रक्रिया के खिलाफ जो है अपनी तरफ से अपील कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है? नहीं, वो केवल इसकी जो वैधता है उसको आर्टिकल 6 के तहत जो है रिट याचिका लगा करके ही चुनौती दे सकते हैं, और जी। है ना, यही इसमें आर्टिकल 32 और 226 यही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये याचिकाएँ भी सिर्फ़ न्याय संगत रूप से महाभियोग की प्रक्रिया हो, उसी लिए लगाई जा सकती है। उनके पास कोई महत्वपूर्ण विकल्प नहीं है जिससे वे पूर्ण रूप से महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के प्रोसेस को पूर्ण तरीके से रोक सकें। जी। अगर सर जी, अगर अगर ये जो पूरा प्रोसेस है अगर कंप्लीट होता है, और इसमें हम एक दो अवस्थाएं बनती हैं कि या तो वो इसमें दोषी नहीं पाए जाएंगे या फिर वो दोषी पाए जाएंगे, ये दो परिस्थितियां बनती हैं जिसकी वजह से उन्हें हटाया भी जा सकता है या फिर नहीं, या फिर किसी भी जज के साथ ये स्थिति जो है वो बन सकती है। इसमें अगर वो रिजाइन कर देते हैं अपने पद से पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने से पहले, तो वो जो केस चलता है सर, जिसके चलते महाभियोग का जो पूरा प्रोसेस है वो लाया जाता है, उस केस का उसके बाद क्या होता है? निश्चित रूप से उस केस के अंतर्गत अगर दोषी पाए जाते हैं तो जो भी उसमें सजाओं के प्रावधान है या जो भी उसमें है, उन प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई आगे होगी। महत्वपूर्ण ये है कि जो इतना बड़ा प्रोसेस एक जुडिशियल सिस्टम के द्वारा आगे से होकर के उठाया गया है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी सभी को ज्ञात है। ये एक स्वागत योग्य हम कहेंगे फैसला है, और देश में एक अगर ऐसा महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रोसेस इस तरीके से होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण इतिहास में सेट होगा। और मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं निश्चित रूप से न्याय व्यवस्थाओं पर आम नागरिक का, देश की जनता का जो विश्वास है, वो और बढ़ाएँगी, और आने वाले समय में न्याय संगत रूप से जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो बेहतर हों। जी। अगर कोई जज इस महाभियोग की प्रक्रिया को पूरा करने से पहले अपने पद से इस्तीफा जो है वो देते हैं, तो जिस केस के संदर्भ में महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है उसके चलते क्या उन पर दोबारा से जो है वो केस किया जा सकता है? किस तरीके से, मैं थोड़ा-सा जैसे अगर कोई पर्टिकुलर केस है, भ्रष्टाचार का अगर कोई मसला है, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने से पहले जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उन जज को लेकर क्या उस केस के संदर्भ में दोबारा से उनके खिलाफ कोई केस जो है वो न्यायालय में उन्हें चैलेंज करते हुए किया जा सकता है? बेशक देखिए, केस तो किए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे एक ही चीज़ कही, जो भी जाँच हो रही है, उसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो संबंधित प्रकरण में मामले को बख्शा नहीं जाता है। उसमें जो भी न्याय संगत विधिवत जो भी कार्रवाइयाँ होती है वो की जाती है, और जी। इम्पीचमेंट के प्रोसेस से इस तरीके की जो आरोप है, संगीन आरोप है, जो संवेदनशील मामले हैं, उन पर रोक नहीं लगती है, वो अपनी जगह यथावत रहते हैं। इम्पीचमेंट इज़ जस्ट अ पार्ट जहाँ पर वे
न्यायमूर्ति के रूप में आगे कार्यरत रहेंगी या नहीं, ये सिर्फ इसी को तय करने के लिए है। जी। बहुत शुक्रिया तनुज जी, हमारे साथ यहाँ पर आपका जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें और जो कानूनी इसके पक्ष हैं वो हमें समझाने के लिए। लेकिन इस प्रक्रिया को शुरू किया जाना है संसद में या फिर नहीं, इसे लेकर भी जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। और सदन के अंदर जिस तरीके से नोटिस दिया गया था, उसके बाद सभापति हों राज्यसभा के और या फिर अध्यक्ष हों लोकसभा के, वो ये तय करते हैं कि अब इसमें जो कमेटी है उसका फॉर्मेशन होगा या फिर नहीं होगा, मोशन को जो है स्वीकार किया जाना है नहीं किया जाना है। और फिर उसके बाद जो तथ्य मौजूद हैं, जो पब्लिक डोमेन में तमाम चीज़ें हैं, उसके बाद वो तय किया जाता है कि इसकी जांच होगी या नहीं होगी। और जस्टिस वर्मा को लेकर आखिर क्या महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, इस पर भी नज़र हमारी लगातार बनी रहेगी। धन्यवाद।